हेलो प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स एंड रेजिस्टिविटी, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करके रखती है। बट आप ये वीडियो देखने के बाद सारी परेशानियां हो जाएंगी दूर और आपसे सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो देखिए टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब किन किन चीजों के ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत तो आप जान ही चुके हैं पिछले वीडियो में कि रेजिस्टेंस क्या होती है। वो प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जिससे वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ओके, तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक वायर है जो आपको येलो कलर की दिख रही है। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज होगी, क्या बदलने पे क्या चेंज होगा। इसकी लंबाई बदलेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया चेंज कर दिया तो क्या हो गया, इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, वही सब हमें स्टडी करना है। ओके, तो क्वेश्चंस के थ्रू आंसर्स निकालते हैं। देखिए पहला बंदा है कि जो पहला फैक्टर है जिस पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, वो है लंबाई, दैट इज लेंथ। और ये क्या है, जो लेंथ है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। माने आपका जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, लेंथ बढ़ाने पे बढ़ेगा और लेंथ घटाने पे घटेगा। मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है ना, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। इस वायर को लंबा कर दे, डबल कर दे तो इसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। इस वायर को बीच में से काट दे तो इसकी रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। ओके, तो पहला फैक्टर आपने देख लिया। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है प्यारे बच्चों, देखो जैसे कि वायर है हमारे पास, ठीक है ना, तो इसके अंदर से जैसे कॉपर का तार जा रहा है तो जो आगे का पार्ट है, जो वायर का जितना पार्ट है, जितना उसका एरिया होगा उसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल भाषा में इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई वायर हमारे इस मार्कर जितनी मोटी है, तो इसका जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, ये जिसे हमने कर दिया ब्लैक ताकि आप देख सकें, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये कैसे निकलेगा, एक सर्कल ही बन रहा है ना भाई साहब, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम ये क्वेश्चंस करने इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यस, दिस एरिया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है जिस एरिया में से, उस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या प्यारे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनवर्सली मतलब उल्टा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, समझे। माने देखिए यहां पर हमारे पास दो काइंड ऑफ मार्कर्स हैं। देखिए एक, चलिए ये देखिए, एक हमारे पास ये पेन है, मान लेते एक वायर ये है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, और एक हमारे पास ये दूसरी वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है। आप भी बताइए भाई किसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। अब आपसे कोई पूछ दे भाई इनकी लंबाई तो बराबर है, यानी कि लेंथ तो सेम हो गई, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा किसकी होगी, तो ये मत बोल देना भैया इसके एरिया ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अरे नहीं भाई मेरे छोटे भाई बहन, ये जो आपका एक छोटा वाला है इसका एरिया कम है, इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों, अभी आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। तो ज्यादा एरिया किसका है, इसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका कम है, इसका एरिया कम है इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए एक हाईवे है काफी चौड़ा और वहां पे कोई चल रहा है, तो वो आराम से चलेगा या दिक्कत में चलेगा, तेज चलेगा या धीरे चलेगा, तेज चलेगा ना भाई, क्योंकि बहुत रास्ता है चलने के लिए। बट वहीं अगर कोई सिकुड़ी सी गली है, उसमें कोई अपनी लेके जा रहा है बाइक, बहुत ट्रैफिक है, तो क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इन द सेम वे इमेजिन करिए, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एरिया में से फ्लो करते हैं तो इजीली ट्रेवल कर पाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बट जब वही इलेक्ट्रॉन्स कम एरिया से पास होते हैं तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ज्यादा दिक्कत आता है, इस वजह से करंट कम हो जाता है। और करंट कम होता है जब रेजिस्टेंस हाई होती है। तो पतले एरिया की रेजिस्टेंस हाई, मोटे एरिया की रेजिस्टेंस कम। गॉट इट। तो ये दो फैक्टर्स तो आपने देख लिए, लेंथ और एरिया। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तीसरा देखिए, तीसरा फैक्टर ये है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है वो किस चीज से बना है भाई, किस चीज से बना है। जैसे देखिए हमारे पास एक ये है, ये भी एक कंडक्टर है बट ये एक अलॉय है, ठीक
ठीक है ना। अलॉय, ये सोल्डरिंग वायर, जो सोल्डरिंग आयरन होता है जहाँ वेल्डिंग करते हैं मशीनों की तार का, तो वो है मटेरियल। तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये भी गुड कंडक्टर है, बट इसकी रेजिस्टेंस अलग होगा। और जो हमारे पास ये वायर है, प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर जो कॉपर है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, बिकॉज कॉपर अलग चीज से बना है और ये अलग चीज से बना है। तो किस चीज से बना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखोगे। तो इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। जो नेचर ऑफ द मटेरियल है ना, देखो जो रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ द मटेरियल, सारी जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस चीज से बना है। ओके, अब हर मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब ये हर मटेरियल का अलग अलग होगा। ओके, तो विल स्टडी इन जस्ट जल्दी ही 2 मिनट के बाद स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। बट आपको इतना समझ जाना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। तो जो हम रेजिस्टिविटी टॉपिक पढ़ेंगे अभी, क्योंकि रेजिस्टिविटी होती ही यही है कि नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेचर, गर्मी, तापमान। क्या है भाई? तापमान। जैसे कि देखिए, जब गर्मियों का समय आता है तो वायर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं फॉर मेटल्स क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग हिसाब है थोड़ा सा। फॉर मेटल्स जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चा? ओके मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया समझ गया। फॉर मेटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो नेक्स्ट है फॉर अलॉयज, आपको पता है ना प्यारे बच्चों अलॉयज होते क्या हैं? अलॉयज वो मटेरियल होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ओके, एक्यूरेट डेफिनेशन तो ये होगी, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड अ अलॉय। बट अभी के लिए आप इतना समझो प्यारे बच्चा कि जब आप 2-3 अलग अलग लोहों को मिला के एक मिक्सचर बनाते हो तो उसको क्या कहते हैं? अलॉयज। ओके, तो अलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है, आर मतलब रेजिस्टेंस है, समझ पा रहे हो ना? ये लगभग इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा लो घटा लो उसकी रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं सच बताऊं तो प्यारे बच्चों आपकी बुक में ही है, बट थोड़ा बहुत चेंज होता है, नेग्लिजिबल चेंज होता है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तब जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट। समझ गए ना बात? फॉर अलॉयज रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और एक और चीज आती है प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर। नाम सुने हैं क्या कभी? ये वो चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर और फोन में इस्तेमाल हो रही है, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हो अभी। सेमीकंडक्टर जो आपके माइक्रोचिप्स होती हैं, जो ये सब बनाने में काम आती हैं। तो सेमीकंडक्टर प्यारे बच्चों देखिए, ना ये कंडक्टर होते हैं ना ये इंसुलेटर होते हैं, इनकी रेंज बीच में होती है। ठीक है ना? तो सेमीकंडक्टर्स के साथ ना थोड़ा उल्टा हिसाब है प्यारे बच्चों। देखो, इनका जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका रेजिस्टेंस घटता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना? पता है नहीं पता? चलो बता देता हूं। देखो, मान लीजिए कहीं पे लिखा है 1/10 और यहाँ पे लिखा है 1/5। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन है, हाँ? तो ये जाके मत बोल देना भैया 1/10 ज्यादा बड़ा है 1/5 छोटा है। नहीं नहीं नहीं, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो वैल्यू उतनी कम होती है। कैसे? देखो, अगर आप इसे 1/10 को कर दोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा? 0.1। और 1/5 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1/5 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ 0.2। जब आप इसे करोगे 1/5 तो 100 डालोगे, 5 बाहर निकालोगे। समझ पा रहे हो ना? इसको इस तरीके से फिर यहाँ पे लगाओगे पॉइंट, यहाँ लगाओगे 0 और 5 के टेबल में 10 2 जा तो कटेगा और क्या आएगा? 0.2। तो देखो भाई 1/10 तो 0.1 आया और 1/5 0.2 आया। तो अगर इनके बीच में साइन लगाना हो कौन बड़ा है तो आप क्या करोगे? 1/5 इज ग्रेटर देन 1/10।
इसका मतलब है जिसका डिनोमिनेटर जितना कम होता है वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। जैसे 5 10 से छोटा था तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है, ये 0.2 है, ये 0.1 है। आई होप समझ गए होंगे। तो यही कहानी यहाँ पे कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, समझ रहे हो ना, ये थोड़ी स्पेशल इंफॉर्मेशन है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो इन इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट हमारे पढ़े बच्चे 90% इसलिए स्कोर कर पाते हैं क्योंकि हम उन्हें हर एक छोटी से छोटी चीज बताते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस घटेगा। फॉर नॉर्मल मेटल्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अलॉयज इंडिपेंडेंट, आराम से टेम्परेचर बढ़े घटे हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, गॉट इट। तो फैक्टर्स तो देख लिए हमने, अब हम चलते हैं इसके अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ना है, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो ध्यान से देखिएगा। वाओ, लेट्स क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, वो भी आप देख सकते हैं। बस एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। और कौन रोकने वाला है आपको? कोई है रोकने वाला? मुझे तो नहीं लगता है कोई रोकने वाला है। आपको रोकने वाला सिर्फ आप ही हो, और आपका फोन, सिर्फ आप ही हो। फोन भी रोकने के लिए नहीं बना है, वो आपकी हेल्प करता है पढ़ने में, बट सही तरीके से इस्तेमाल करो तब। यानी कि आपको सिर्फ आप ही रोक सकते हो। कौन? सिर्फ आप। तो अपने आप को रुकने ना दो, पढ़ते रहो। टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था जब मैं खुद बोर्ड में था कि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। तो करो बच्चों, मेहनत करो। डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर फैमिली, डू इट फॉर योर सेल्फ। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हमें जो टॉपिक देखना है दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अभी क्या है भाई, इसको समझते हैं। देखिए, अभी आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है किसी चीज का रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, इफ यू कंबाइन दीज टू थिंग्स, तो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चा? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये मिलेगा ना। बट अब आपको पता है हमें यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है। तो जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या ऐड करते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट लगाया भाई, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करा, इक्वल टू लगाया, तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रो। L अपॉन A, यहाँ पे क्या है? रो इज ए कांस्टेंट। व्हाट इज इट? इट इज ए कांस्टेंट। इसे पढ़ते हैं रो, RHO, रो, ठीक है ना। और इस रो को ही कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी। तो देखिए, ये जो कांस्टेंट आया इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां से देखिए आप ध्यान से, हम इस रेजिस्टिविटी को ऐसे लिख सकते हैं, ये A उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इधर डिवाइड में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA अपॉन L। समझ पा रहे हो ना? A इधर मल्टीप्लाई में क्या RA, L इधर डिवाइड में आ जाएगा, RA अपॉन L। तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ये है मेन फॉर्मूला जिससे होंगे बड़े बड़े काम। तो याद रखने का प्यारे बच्चों, ये है इसका नाम, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA अपॉन L, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। क्लियर है बात? समझे नहीं समझे? अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है इसमें, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, ठीक है। तो RA अपॉन L, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो मिल गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चा? SI यूनिट। जैसे कि रेजिस्टेंस का होता था ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या लिखते थे आप? ओम, मीटर, सॉरी ओम, क्या? ओम। ये समझे? ठीक है ना, समझ गए ना, बढ़िया। अब देखिए, तो यहाँ पे जो SI यूनिट है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी की क्या बन जाएगी? देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अब मीटर स्क्वायर से यहाँ पे मीटर एक कटेगा तो एक की पावर बचेगी, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना, लेंथ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कटेगा, मतलब ये ऊपर जाके माइनस होगा, -1। तो रो की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। सो ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो रेजिस्टिविटी है हर मटेरियल की
फिक्स होती है। मतलब हम देखेंगे कैसे, मतलब हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो हम रेजिस्टिविटी का पता हो तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल होगा, कौन सा मटेरियल होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए, इतना समझ गया तो एक कदम बढ़ाते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले फॉर्मूला तो देख ही लिया आपने, इसकी यूनिट भी देख ली, ओ मीटर। अब देखिए जो हमने फॉर्मूला लिखा है, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, इसी से हम एक चीज निकालते हैं। इसे ऊपर लिख लेते हैं RA/L। चलिए हटाया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसी चीज का एरिया क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर यानी यूनिट एरिया, और जो लेंथ है स्क्वायर की, मतलब जो ये आपका ये बनेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, मतलब जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और उसकी लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर। लेंथ क्या ले ली, 1 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो रो इज इक्वल टू R 1 अपॉन लेंथ की जगह 1, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R। तो डेफिनेशन में आप यही लिखोगे प्यारे बच्चों जो हम लिखने जा रहे हैं। बहुत डाउट रहता है बच्चों को इसमें, बट आपको नहीं हो रहा है ना, और हो रहा है तो पूछ लो प्यारे बच्चों। रेजिस्टिव ऑफ ए material is numerically resistivity of a material is numerically equal to the resistance when area of cross section and length, when area of cross section and length is यूनिटी मतलब 1 हो, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन में ऐसे करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ इज यूनिटी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाती है जब वो कंडक्टर है जिस तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, उस केस में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम हो जाती है। और इसके आप दूसरी डेफिनेशन भी एक तरह से लिख सकते हो, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। ऐसे इमेजिन करो प्यारे बच्चों, आपके पास एक क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड है आपके पास, या क्यूब भी ले सकते हो। देखो 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 देखो, ये एक स्क्वायर है, क्यूब। अब क्यूब बनाते हैं इसका, चलिए क्यूब बनाया, दिख रहा है ना क्यूब जैसा। अब देखिए इसका साइड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, और इसका एरिया भी कितना हो जाएगा फिर 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका लेंथ भी 1 मीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो जो इस चीज का रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी, जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है। जब आप इसका एरिया निकालोगे ऐसे तो 1 × 1 करके, और इसकी जो लेंथ आएगी, क्यूब में तो सारी साइड सेम होती है ना प्यारे बच्चों, तो एरिया और लेंथ सेम हो गई। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। गॉट इट, समझ गए? मुझे पता है आप समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट में पूछो। रेजिस्टेंस है RA/L, तो इसको आप डिफाइन करते हो जब एरिया और लेंथ 1 हो जाता है तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R हो जाती है। गॉट इट, चलिए बढ़िया। अब करते हैं इस पे कुछ और थोड़ा डेटा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, और फिर आपसे हम क्वेश्चंस करवाते हैं। पहले हम खुद बताएंगे, फिर आपके लिए हम देंगे क्वेश्चन। अरे नोट कर लिए थे, गलती हो गई, सॉरी। और थोड़ा सा रिवाइंड करके खींच लो स्क्रीनशॉट या लिख लो, क्योंकि अब तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, आप रिवाइंड कर सकते हो। चलिए 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 चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी
तीन केसेस की बात करेंगे, कंडक्टर की, अलॉयज की, सेमीकंडक्टर की, और फिर लास्ट में इंसुलेटर्स की। तो देखिए आप मजे में कि देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की वो बहुत ही कम होती है, वेरी लेस, लगभग 10 की पावर -8 ओम मीटर्स में होती है, 10 की पावर -8, मतलब बहुत ही कम। अगर मैं आपको एक्यूरेटली लिखाऊं तो जैसे सिल्वर का है, सिल्वर और कॉपर का, जो सिल्वर का है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है, सिंबल का होता है ना Ag, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। मतलब अगर आप सिल्वर का पीस लो जो 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया हो और उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी आएगी वो होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। मतलब जितना रेजिस्टेंस उतनी रेजिस्टिविटी, जब यूनिट एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन। तो सिल्वर का है इतना 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। याद रखना सबसे मिनिमम इसी की होती है, मिनिमम रेजिस्टिविटी, मिनिमम रेजिस्टिविटी किसकी? सिल्वर की। इसलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। देखो प्यारे बच्चों, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी कम होने पे वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने पे बेकार कंडक्टर है। तो सिल्वर का ये है। उसी तरह आपके पास कॉपर का भी एक डेटा है, तो लिखिए कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वो है आपके पास 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। देखो थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, ये 1.6 था, ये 1.69 है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, तो ये है। और वहीं पर देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास अलॉयज के लिए आपके पास लगभग है 44 इंटू 10 की पावर -8। देखिए अलॉयज पता है ना, जो आपको मिक्सचर हमने बता दिया, तो कुछ अलॉयज के नाम बता देते हैं आपको तो काम आएंगे, राइट इट डाउन। एक तो होता है आपके पास मैंगनीन, ठीक है ना, मैंगनीन। एक होता है आपके पास व्हाट इज इट, वाज इट मैंगनीन कॉन्स्टेंटन, और एक होता है निकल। ये तीनों क्या हैं? अलॉयज है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन एंड निकल। और इनका जो डेटा है वो है 44, 49, 110। देखिए अब इसको हटा देते हैं यहाँ पे, देखिए राइट, ठीक है ना। तो जो मैंगनीन का रेजिस्टिविटी है प्यारे बच्चों, मैंगनीन की रेजिस्टिविटी वो है 44 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंटन की है आपके पास 49 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। और निकल की रेजिस्टिविटी है लगभग 110 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो देखिए ये जो अलॉयज है इनकी रेजिस्टिविटी इनसे तो बहुत ज्यादा है भाई। ये कहाँ 1.6 थे, कहाँ ये 44 है, 30 गुना ज्यादा है, 30 गुना, 40 गुना। मतलब अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है किनसे? प्योर मेटल से, जबकि ये बने खुद किनसे? प्योर मेटल को मिक्स करके। तो इनकी रेजिस्टिविटी जिन मेटल से खुद बने उनसे ज्यादा होती है। ओके प्यारे बच्चा, समझ गए? ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों अलॉयज हैं, अलॉयज। अब देखिए सेमीकंडक्टर में आपके पास दो होते हैं प्यारे बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनकी रेजिस्टिविटी देखते हैं। सिलिकॉन की भाई रेजिस्टिविटी कितनी है? सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी आपके पास लगभग 2300 ओम मीटर है, 2300 ओम मीटर। ज्यादा है ना भाई, बहुत ज्यादा है। वहीं पर जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी, देखिए आपको याद नहीं रखना है ये, लेकिन आइडिया दे रहे हैं कि मेटल्स की बहुत ही कम होती है, अलॉयज की उनसे बहुत ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की और ज्यादा होती है, लगभग 0.6 ओम मीटर। कहाँ ये 10 की पावर -8 और कहाँ, समझ पा रहे हो ना? अब ये 2300 नॉर्मल रेंज में आ गए, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। गॉट इट। आप समझ रहे हो, हमें पता है, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, हमें पता है आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है।
बट स्मार्टनेस के साथ हार्डवर्क तो करनी पड़ेगी ना, बिना हार्डवर्क के तो कुछ भी नहीं मिलना। अब देखिए जैसे इसमें पेपर और डायमंड का लिख लेते हैं, पेपर और डायमंड। जैसे देखिए कागज भी क्या इंसुलेटर है, बिजली पास नहीं करता ना। ये है लगभग इसका रेजिस्टिविटी 10⁻12 ओम मीटर। कहाँ वो -8 मतलब बहुत ही कम था, और ये 10⁻12 हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। पेपर हो गया प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का भी रेंज यही है 10⁻12 से लेकर 10⁻14 ओम मीटर, मतलब रेंज में है, ये बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है सिल्वर की, और मेटल्स की जनरली बहुत कम होती है, उनसे ज़्यादा होती है अलॉयज की, ज़्यादा ही है, फिर सेमीकंडक्टर की और ज़्यादा है, और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 10⁻12 की रेंज में। ओके, सो इट इज़ अ लॉट मोर देन व्हाट वी आर सीइंग इन मेटल्स। ओके, तो जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है प्यारे बच्चों, वो होते हैं गुड कंडक्टर। तो इसका मतलब है जो कंडक्टर ही लिखा है, ठीक है ना, जिनकी रेजिस्टिविटी है वेरी वेरी लेस रेजिस्टिविटी। तो ये देखिए कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अलॉयज की रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। और फिर सेमीकंडक्टर तो बीच की ही रेंज में है, और इंसुलेटर तो बिल्कुल ही पास नहीं करते, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखने का है डेटा, थोड़ा सा काम आएगा आपके। देख रहे हो ना, क्लिक कर लो फोटोज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई है 3 मीटर, लेंथ ऑफ वायर 3 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बहुत ही कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर है हमारे पास 3 × 10⁻⁻2 ओम्स। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी बताओ, कैलकुलेट कर सकते हो क्या? जो कर सकते हो जल्दी कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, और जो नहीं कर सकते वो एक बार देख ले। देखिए अभी हमने फाइंड आउट करा था किसका फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का। किसका? रेजिस्टिविटी का। क्या था फॉर्मूला? RA/L, RA/L। ओके, तो अब देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस भी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, तो हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, देखिए 3 × 10⁻⁻2 ओम, 3 × 10⁻⁻2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻6। तो ये क्या हो गया हमारे पास, RA की वैल्यू तो हो गई, अपॉन में L क्या हमारे पास लेंथ 3 मीटर्स, कितना 3 मीटर्स। तो अब आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर दीजिए, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, फाइनली यूनिट एक साथ लिख देंगे। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा आपको, ये 3 × 1.6 एक साथ कर लेते हैं, 3 × 1.6/3। अब ये 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻6 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता ही है कि 10⁻⁻2 × 10⁻⁻6 होता है, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये 10⁻⁻8 हो जाएंगी, -6 + -2 -8। तो 3 × 1.6 की पावर -8, और ये 3 से 3 कट गया, तो रो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻8, यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ लगा दिया था 1.6 × 10⁻⁻8। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आपको रेजिस्टिविटी मिल चुकी है जो हमें निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कंडक्टर है या इंसुलेटर है या अलॉय है। तो देखिए ये बहुत ही कम है, 1.6 × 10⁻⁸, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। तो इसकी रेजिस्टिविटी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए आप सभी को, RA/L। तो चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया आपने, अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक और थ्योरी देखते हैं, फिर इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और देखिए कई बार एरिया आपको सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको आप पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हम वो करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस, तो बहुत ध्यान रखना है हर चीज़ का अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं, इस टॉपिक में थोड़ी और बातों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा बनता है कि वाई द हीटिंग एलिमेंट्स, क्वेश्चन ये बनता है वाई द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ अप्लायंसेस, हीटिंग एलिमेंट्स
ऑफ अप्लायंसेस, यानी कि जो आपकी चीज़ें होती है जैसे गीज़र हो गया या फिर हीटर हो गया, अप्लायंसेस आर मेड ऑफ अलॉयज, माने कि जो आपके हीटिंग अप्लायंसेस का जो अप्लायंसेस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो अलॉय से ही क्यों बनाया जाता है, उसकी जगह प्योर मेटल क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो हीटर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हीटर को जब ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो वो लगा होता है तो उसके अंदर जो जब स्विच जाता है बहुत ग्लो करता है और उससे हीट मिलती है, तो वो चीज़ अलॉय से बनी होती है जिसके अंदर यूज़ होता है निक्रोम वायर। क्या? निक्रोम, जो अभी हमने लिखा था ना लॉयस में, तो निक्रोम वायर ही क्यों यूज़ होती है, उसकी जगह मेटल वायर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो पढ़ते हैं इसे, क्यों नहीं करते हैं सब समझेंगे। चलिए तो देखिए वाई द हीटिंग, इसका आंसर में आप ये लिखेंगे, आंसर मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अलॉयस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक रीज़न तो हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, देखिए कि जो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है हाई, मतलब निक्रोम या फिर अलॉय की बात कर लेते हैं, इन जनरल बात करें, निक्रोम भी एक अलॉय है। अलॉयज have high resistivity, alloys have high resistivity, तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है काफी हाई, जिसकी वजह से क्या होता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा हीट अप होगा, और हीटर में तो काम ही है ना गर्म करना, तो हम हीटर को जब ऑन करते हैं तो जब बिजली पास होती है तो हीटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जिसके हम आग सेकते हैं, ठीक है ना। तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है, therefore it produces more heat। देखिए जब वायर में से बिजली जाती है तो वायर भी गर्म होती है, लेकिन वो गर्म होती है बट बहुत ही कम गर्म होती है, जबकि जो ये अलॉयस होते हैं ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, देखिए कि अलॉयस क्या होते हैं, अलॉयस डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, अलॉयस डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, अलॉयज डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो आपके अलॉयज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, मतलब वो बर्न नहीं होते हैं, मतलब ये जो अलॉय होता है बहुत देर तक हाई टेम्परेचर पे बिना जले रह सकता है, जैसे लकड़ी गर्म होकर जल जाती है, बट ये अलॉयज नहीं जलते हैं, ठीक है। अलॉयज डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है आपके अलॉयज नहीं जलते हैं, दैट्स व्हाई हम इनका यूज करते हैं, ओके गॉट इट। तो देखिए जो ये बिजली जा रही है इसी तार से होते हुए इसके अंदर जाती है, तो इसके अंदर की जो वायर है निक्रोम की वो तो ग्लो करती है और हीट देती है, बट जो इसके अंदर कॉपर वायर है वो ना हीट होती है ज्यादा और ना वो ग्लो करती है। रीजन यही है कि कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम। तो हम कहाँ थे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर थे कि जो ये वायर है इसके अंदर, इसमें से बिजली पास होती है, ना ये गर्म होती है ना ये ग्लो होती है, बट इसके अंदर की वायर बहुत ही ज़्यादा ग्लो हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करती है। रीज़न यही है कि जो इसके अंदर है कॉपर वायर जिसकी रेजिस्टिविटी है बहुत कम, जिसकी वजह से जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो वो हीट नहीं होती है, हीट नहीं होगी तो ग्लो नहीं करेगी। वहीं जो निक्रोम वायर है इसकी रेजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है जब इसमें करंट जाता है तो वो हीट अप भी होती है और ग्लो भी होती है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये हो गया आपका। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, ये अच्छे से समझ आया आपको ये टॉपिक अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो करने जा रहे हैं वो है कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे रेजिस्टेंस तो आपने देखा, अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी को। तो चलिए इसे रिमूव किया जाए। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए मेनली क्या कहना चाहते हैं हम कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखिए दो ही फैक्टर हैं, एक फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे हमने अभी आपको बताया था क्या प्यारे बच्चों कि
गोल्ड की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिलिकॉन की अलग होगी, बाकी के गैसेस की अलग होगी, सबकी रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, यानी कि उनके नेचर पर डिपेंड करती है कि वो रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। यहाँ पे भी वही कहानी है कि मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, हाँ, बट वहीं पे जब अलॉयज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती तो है, लेकिन वो बहुत ही कम बढ़ती है। तो हम लिखते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब for metals resistivity is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, किनकी? मेटल्स की, प्योर मेटल्स। फॉर आपका अलॉयज, जो रेजिस्टिविटी है अलॉयज की वो इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नहीं डिपेंड करती, इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा उसकी रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी, बहुत कम चेंज होती है, दैट्स इट, ठीक है ना। वहीं पे उल्टा है फॉर सेमी कंडक्टर्स। फॉर सेमी कंडक्टर्स जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स के लिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटती है। मेटल्स में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर्स में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। याद रखना है, छोटी छोटी बातें यही नंबर दिलाएंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर अभी भी किसी को डाउट है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में, तो देखिए रेजिस्टेंस ना किसी भी लेंथ और एरिया के लिए डिफाइंड होता है। मतलब कोई भी कंडक्टर है, उसके कोई भी लेंथ हो, कोई भी एरिया हो, तो जो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं आर कहते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए करके। बट जो रेजिस्टिविटी डिफाइंड होती है ना, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के लिए डिफाइंड होती है किसी बॉडी के, कि वो बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उसका लेंथ 1 मीटर हो। तो जैसे कोई भी चीज है, जब उसकी ये डायमेंशंस होंगी 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 1 मीटर लेंथ, तो जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, जो हमने लिखा था। तो देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क इतना है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे हमने डिफाइन ही कर रखा है जब एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए रेजिस्टिविटी को एक दूसरा नाम से भी लोग पुकारते हैं, उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब देखिए, एक तो बात हो रही है क्लास में आप सभी बच्चों की कि सब कल उठ के आएंगे जल्दी 5 बजे, और एक हो रहा है कल हम बोल रहे हैं कल विद्या उठ के आएगी। विद्या मतलब क्या बोलते हैं? कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या? एक स्पेसिफिक स्टूडेंट, पूरी क्लास की नहीं। तो जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक मेटल या फिर किसी भी अलॉय की बात कर रहे होते हैं। हम ये नहीं बोलते रेजिस्टिविटी ऑफ और मेटल, हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? मेटल्स एक पूरा कैटेगरी, उनके अंदर भी मतलब हर मेटल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कहीं पे लिखा आ जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये ना कि आप रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करके आ जाओ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी। गॉट इट? बहुत बढ़िया, ये हो गया आपके पास। तो देखिए यही है, एक तो नेचर, ये समझ गया ना कहानी। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है ये इंडिपेंडेंट होती है। देखिए इट इज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहना चाहते हैं? जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप कोई वायर ले और उसकी लेंथ डबल करते हैं खींच के, तो उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। समझ पा रहे हैं? बट उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, दैट विल सी। बट ऐसा समझिए कि हमारे पास एक ये मार्कर है एल लेंथ का, और इसके साथ हमने एक दूसरा मार्कर मतलब जो सेमी मटेरियल से बना होना चाहिए, बट हमने इसे जोड़ दिया, हमने इन्हें जोड़ दिया। तो क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी क्योंकि लेंथ डबल हो गई है, बट इनकी रेजिस्टिविटी अभी भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल के ही बने हैं। तो
तो याद रखिएगा, अगर आप किसी वायर को खींचे, तोड़े, मड़ोड़े, उसे काटें और कुछ भी करें और फिर उसको हैमर करें, उसका एरिया बढ़ा दें और फिर आपसे कोई पूछे भाई नई रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे अरे भाई रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, वो जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है, बट उसकी रेजिस्टेंस बदल जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। ओके प्यारे बच्चों, सो दिस इज इट। आई होप कि आप ये बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके बढ़िया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये लाइन जो हमने यहाँ लिखी है कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। अब हम इसका एक क्वेश्चन और उठाएंगे जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और वो क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो इस टॉपिक के अंदर, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग पक्का कर लोगे। ओके चलिए, ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में बहुत आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हमें गिवन है कि कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर है, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले कि हर बार डेटा सेंटीमीटर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो देखो प्यारे बच्चों, रेजिस्टिविटी गिवन है इतना, हमसे पूछा है कि इस वायर जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी है और इसका डायमीटर भी गिवन है, जिससे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे। क्वेश्चन ये है कि वो वायर कितनी लंबी होनी चाहिए कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए 10 ओम। तो हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है ना। जैसे कि एक वायर है, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है जो ये डेटा है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टिविटी ये गिवन है। तो हमसे पूछ रहे हैं वायर कितनी लंबी होनी चाहिए, इसका लंबाई कितनी होनी चाहिए कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो वायर की हो वो कितना हो जाए 10 ओम। ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। और देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर इस वायर का डायमीटर कर दें डबल कर दें तो फिर जो नई रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। वही है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि इसकी रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा जब हम इसके डायमीटर को डबल करेंगे, तो आप लोग क्या लिखते, आप लोग लिखते देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, यानी कि डायमीटर पे भी डिपेंड नहीं करता, बट रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है ना एरिया पे, और जब हम डायमीटर को बढ़ाएंगे तो एरिया भी तो बढ़ेगा। गॉट इट, समझ रहे हो ना दिल की बात, क्या कहना चाहते हैं कि जब डायमीटर बढ़ाएंगे तो एरिया तो बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा। जैसे हमारे पास ये किए है, इसका डायमीटर इस कोने से इस कोने तक है, अब ये हमने इसका बढ़ा दिया, अब इसका डायमीटर इस कोने से इस कोने तक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। बहुत बढ़िया, यू आर वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ा के हमें। चलिए तो देखिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, लेट्स गेट बैक टू सॉल्यूशन। सब मिलेगा प्यारे बच्चों, हर चीज का सॉल्यूशन है लाइफ के पास, बस हिम्मत ना हारने का, मेहनत करते रहने का, सब रास्ते दिख जाएंगे। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ओके, हमें लेंथ निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ, बट उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए भाई, रिलेशन क्या है। हाँ, हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है ρL/A। तो देखिए हमें रेजिस्टेंस बनाना है 10, तो हमने R की जगह डाल लेंगे 10। रेजिस्टिविटी हमें गिवन है कितना 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। लेंथ हमें पता ही नहीं, वही तो हमें कैलकुलेट करना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें गिवन है डायमीटर। तो देखिए थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं, ये आपके पास सर्कल है, ये इसका डायमीटर है A से B, और AB यानी डायमीटर ये सेंटर है उसका। तो जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, बहुत पतली वायर है ना, 0.5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले देखिए हम चीजों को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। किसमें, मीटर में। तो देखिए पहली बात तो अब मुझे बताइए, अगर हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है ये पूरे सर्कल का, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग, क्या लगाओगे, πr²। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो πr² होगा, बट पहले r फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो रेडियस होगा, रेडियस प्यारे प्यारे बच्चों डायमीटर का हाफ होता है ना, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर कितना है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर।
अपॉन 2। तो 0.5 अपॉन 2 क्या मिलेगा हमें? 0.25 मिलीमीटर रेडियस मिल गई भाई साहब। भाइयों बहनों और हमारे सभी दर्शकों, हमें रेडियस कितना मिल चुका है? 0.25 मिलीमीटर। एरिया थोड़ी ना मिला है, ये लिख देते हैं अभी 1.6 × 10 को नीचे एरिया, रेडियस मिल गया। अब प्यारे बच्चों, अब रेडियस मिल ही गया है तो एरिया तो मिल ही जाएगा ना। दिख भी रहा है यहाँ तक? मैं चेक कर लूँ। हाँ दिख तो रहा है। चलिए तो देखिए ध्यान से, आंखें बड़ी गोल खोल के और फुल अटेंशन के साथ। फुल अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ये जो आप वीडियो भी देख रहे हो, चीज़ें तभी जाएंगे जब आप अपना अटेंशन पे करोगे। पे करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो अपना अटेंशन पे करिए। तो देखिए एरिया क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। क्या भाई साहब? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 0.25। बट वो मिलीमीटर में है ना बच्चों। एग्जाम में बच्चे यही तो मिस्टेक करते हैं, कई डायमीटर को रेडियस में ही चेंज नहीं करते। कई लोग जो वैल्यू है वैसे ही डाल देते हैं। कोई रेडियस निकाल लेता है तो वो भी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू डाल। हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, इस रेडियस को मिलीमीटर से किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। थोड़ा रिलेशन देखते हैं भाई साहब। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्या? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में भाई साहब कितने मीटर होंगे? 1 मीटर अपॉन 1000। ठीक है, समझे? मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा क्या होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 mm, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। ये उस तरह का क्वेश्चन है। सिंपली बोलें, आप लोगों को पता है ना। देखिए मान लीजिए 100 टॉफीज 200 रुपए की आती हैं। 100 टॉफीज 200 रुपए की आती हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा है 20 टॉफी कितने की आएगी? प्यारा बच्चा, 100 टॉफी आई 200 रुपए की, 100 टॉफी आई 200 रुपए की, तो 20 टॉफी कितने रुपए की आएगी? हाँ तो आप क्या करेंगे? देखिए आप इसे पहले भेजेंगे वहाँ पे। पहले आप एक टॉफ़ी का प्राइस निकाल लेंगे। 100 टॉफ़ी 200 रुपए की है तो एक टॉफ़ी कितना होगा? एक टॉफ़ी यहाँ पे 200 अपॉन 100 कटा क्या है? 2 रुपये। यानी कि एक टॉफ़ी 2 रुपए की है। तो अब एक टॉफ़ी का रुपया पता चल गया, तो जितने टॉफ़ी पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई साहब। एक टॉफ़ी 2 रुपए की है तो 20 टॉफ़ी 2 × 20 यानी 40 रुपया। यानी कि समझ गए ना, 40 रुपए। ऐसे क्वेश्चन आप 3rd 4th 5th में करते होंगे, लेकिन ये मेथड वही कहानी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले एक टॉफ़ी का प्राइस निकाला और फिर आपने देख लिया कि टोटल मतलब 20 टॉफ़ी कितने की होगी, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसी तरह से क्वेश्चन देखिए, हमें चेंज करना है 0.25 मिलीमीटर को मीटर में। तो पहले हमने आपको ये बताया कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो फिर आए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होंगे। ओके, अब हमसे पूछा है 0.25 mm को चेंज करना है, तो इधर भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, तो यहाँ से 0.25 मिलीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 0.25/1000। अरे एक जीरो एक्स्ट्रा कहाँ से लगा दिया, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। 0.25/1000। अब इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.25 × 10 की पावर, ये मीटर में 10 की पावर -3 मीटर। तो हमने करा क्या, हमने 0.25 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करा। देखिए करने को तो मैं से एक लाइन में लिख सकता था, बट हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम आपको पढ़ाए तो सबसे गहराई में डिटेल में पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। वो बुक में डायरेक्टली लिखा होता है, दे गेट कन्फ्यूज्ड, और इसी वजह से नंबर भी नहीं आते हैं। बट हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं एंड वी होप कि आप भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। और आपको और भी अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, आपको यहाँ नंबर दिख जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे 0.25 mm के अंदर 0.25 mm को मीटर में चेंज करें तो 0.25 × 10⁻³ मीटर आ गया। अब निकल जाएगा भाई एरिया, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, अब हमारे पास मीटर में है 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। यही वो क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा जाता है, बट एक बार समझने के बाद सब आ जाता है। सब आ रहा है ना यहाँ पे या नहीं आ रहा है? लेट मी चेक।
ठीक है, सब दिख रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पे 0, अब इसे हटा देता हूँ मैं, यहाँ वाला पार्ट समझ गए होंगे आप लोग, बढ़िया। ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये है ना यहाँ पर, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये एरिया था हमारे पास, वहाँ पे एरिया जो आ रहा है आपके पास, ये पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एरिया जो आ रहा है हमारे पास वो है 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर, 0.25 इंटू 0.25 आपको मिलेगा लगभग 0.0625, 0.0625। देखिए कैसे प्यारे बच्चों, देखो जब ये स्क्वायर होगा ना तो 0.25 का स्क्वायर भी होगा और 10⁻³ का भी स्क्वायर होगा। तो 0.25 का स्क्वायर अगर हम करें 0.25 इंटू 0.25, तो आपको 5 5 जा 25 का 2 पर 5 2 जा 10 11 12, 2 5 जा 10 का 1 पर 2 2 जा 4 5 5 2 6। अब 1 2 3 4 तो 4 के बाद 0 लगेगा, 1 2 3, अब 4 है तो ना खुद 0 लगाना पड़ेगा, 0.0625। तो 0.25 का स्क्वायर करके तो ये मिल गया हमें 0.0625 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो देखिए जब भी a की पावर x की पावर n हो तो वो a की पावर xn हो जाती है, x इंटू n मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 10⁻³ और 2 है तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगी, 10 की पावर इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी कोई भी, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब इनको भी आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इनको आप सॉल्व में करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा आपके पास, वरना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। 3.4 को अगर आप 22/7 लो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो शायद से क्वेश्चन में कितना लेने को बोला है इन्होंने, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में आपका मेंशन्ड होता है कि आपको क्या लेके चलना है, ठीक है ना, व्हाट यू हैव टू टेक। इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है तो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। तो हम 3.14 जो हमने लिया था वही ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 22/7 देने को लिया गिवन है पाई की वैल्यू तो आप वो लीजिएगा। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3.14 इंटू 0.0625 तो करते हैं, यहाँ पर इसे हटाया जाए और फिर यहाँ पर सॉल्व किया जाए, यहीं पर करते हैं। तो देखिए 0.0625 इंटू 3.14 करना तो पड़ेगा प्यारे बच्चों। 4 5 जा 20 का 2 ऊपर, 4 2 जा 8, 8 + 2 10 1, 4 6 जा 24 25, 2 ऊपर 2 यहाँ, ठीक है, 4 से हो गया। फिर 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6 और बाकी तो 0 0 ही है, तो फिर डबल क्रॉस। अब 3 5 जा 15 का 1 ऊपर, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18 का 1 ऊपर 1, बस ठीक है। तो इन सबको ऐड करके मिला 0, दिख भी रहा है ना, 0 5 5 5 12, 5 5 10 + 2 12 का 1 ऊपर। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, ये 2 था, 2 ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। 5 5 10 + 2 12 का 1 ऊपर कैरी गया, यहाँ पे 2 3 3 + 6 9 9 + 7 16 16 का 1 ऊपर 9 और ये 1 196,250। लेकिन हमें पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 के बाद 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.19625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यही तो है सारी कैलकुलेशन का खेल। तो ये है लगभग। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतने डेसिमल प्लेसेस तक की ज़रूरत नहीं है हमें। आप इसे एस्टिमेट करके 0.196 ये कर लीजिए, 0.196 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास एरिया भी है, तो हमने इस फॉर्मूले में डाला। फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी, असली काम तो यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डाला, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम, रेजिस्टेंस नहीं हमें बनाने, मतलब ये है ना कि अगर रेजिस्टेंस 10 ओम हो तो लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस को हमने 10 डाल दिया, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, लेंथ हमें निकालनी है और एरिया हमने निकाला। देखिए अभी तक हमने जो भी काम करा वो सिर्फ एरिया निकालने के लिए करा है, और वो एरिया कितना है,
196 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए हमें यहाँ से लेंथ को सेपरेट कर लेते हैं अलग से। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जैसे लेंथ है, ये वाली चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये वाली इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो जो लेंथ बनेगा, समझ पा रहे हो, ये चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई, यानी 10 इंटू 0.196 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ अपॉन में हियर इसके नीचे ये जो चीज़ थी इधर डिवाइड में चला जाएगा। समझ रहे हो ना, ये ऊपर और ये नीचे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए 10 की पावर माइनस 8 ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, ये हटाया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए बढ़िया। ओके, तो लेंथ कितना बनेगा, 10 इंटू 0.196 इंटू 10 की पावर प्लस 2। अभी माइनस 6 प्लस 8 है तो प्लस 2 रह गया, और नीचे क्या है 1.6। अब ये लेंथ को अब देखिए ये 10 है, तो जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.96 इंटू 10 की पावर 2। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, तो दिख भी रहा है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन मुझे डाउट रहता है कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है आई गेस। हाँ, बढ़िया दिख रहा है ना, बढ़िया। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 1.96 इंटू 10 की पावर 2, 1.96 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 1.6। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वी विल गेट समथिंग लाइक 1.2। यस, कर ही लेते हैं। व्हाट्स द दिक्कत, मैथ्स अच्छी है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना करें। देखिए 1.96 नीचे है 1.6, नीचे है 1.6, तो पहले तो 1 जा ही जाएगा, 1.6 जा, ठीक है ना। फिर सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा आपके पास 0. अब देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे तो 6 नहीं, 0.36, 0.36 बच रहा है। अब हमें यहाँ पे बोलते हैं पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट, तो पॉइंट लगाने की वजह से ये एक डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, बन गया 3.6। तो 1.6 जो 3.2 होता है, फिर 2 जा जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 0.4, फिर एक डेसिमल प्लेस और अगर हम शिफ्ट करते हैं ये एक 0 लगने पे तो 40, तो यही 1.2 के अप्रॉक्सीमेटली 1.2। तो यहाँ पे जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1.22 मीटर्स। 1.22 मीटर, क्या है प्यारे बच्चा, 1.22 मीटर। दिस इज द राइट आंसर एज यू कैन सी। 1.22 मीटर, यानी कि जो हमारी तार होनी चाहिए, 1.22 मीटर लंबी होनी चाहिए। अगर ये वायर 1.22 मीटर लंबी है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, जो हमने निकाला कितना, ये हमने निकाला था 1.96 इंटू कहाँ था, वही था रो एल अपॉन ए 0.196 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तब जाके जो हमारे पास टोटल आएगी वैल्यू, ओ सॉरी लेट मी रीडिफाइन इट। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जब ये वायर 1.22 मीटर लंबी होगी तब जाके इस वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम होगी। सो दिस इज इट। ये था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में का, जिसमें बच्चे डरे रहते हैं, बट आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा होगा, और कहीं थोड़ी बहुत डाउट रह गई है तो आप पूछिए, मजे से पढ़ते रहिए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ईजी है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Second part is not so complicated. It was only the first part which was complicated, जो कि आप कर चुके हो। तो आप complicated चीज कर चुके हो तो easy चीज में क्यों डरना? Why fear when God is with you? ऐसे तो मैं बोलने वाला था Why fear when अमन भैया is here, but भगवान जी तो भगवान जी है ना, भैया के साथ भी तो है भगवान जी। चलिए तो सेकंड का सॉल्यूशन, फर्स्ट का तो पता चल गया 1.22 मीटर, सॉल्यूशन सेकंड। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रो एल अपॉन ए। अब एरिया की देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल, और नीचे एरिया की जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने बोला है कि अगर डायमीटर डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चा, डायमीटर को हमने कर दिया डबल, पहले डी था तो रेडियस था आर, समझ पा रहे हो ना, d/2 होता है रेडियस।
अब हमने डायमीटर को बढ़ा के 2d कर दिया है, तो अब 2d बाय क्या हो जाएगा 2d बाय d हो जाएगा, सॉरी 2d बाय 2, ठीक है ना। तो नया जो रेडियस है वो कितना हो गया d। सिंपली क्या बोल रहे हैं हम ये कहना चाहते हैं कि जब डायमीटर डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, रेडियस भी डबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये कटने के बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, ये 2 से 2 कट गया था। तो देखिए पहले रेडियस क्या था डायमीटर d बाय 2, अब नया रेडियस क्या है d। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं? पहले डायमीटर d था, अब डायमीटर बढ़ के 2d हो गया है। तो पहले जो रेडियस था यहाँ से यहाँ तक डायमीटर का हाफ था d बाय 2, बट अब जो रेडियस है वो ये सेंटर से यहाँ तक कितना हो गया, ये पूरा dd 2d है तो ये d हो गया, मतलब कि रेडियस भी डबल हो गया। कहानी ये है कि जब डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल हो गया। ओके, समझ रहे हो? तो देखिए रेडियस हो गया डबल, तो जो नई ये तो मान लेते हैं पुरानी रेजिस्टेंस थी r डैश मतलब न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वही है, लेंथ वही है, बट एरिया बदल गया है, और एरिया में पाई तो कांस्टेंट है तो वही है, बट रेजिस्टेंस नई चेंज हो चुकी है ना। नई रेजिस्टेंस के, सॉरी ये जो रेडियस है, नई रेडियस क्या है, पुरानी रेडियस का डबल हो गई है। पहले रेडियस से d बाई 2, नई रेडियस से d, मतलब रेडियस डबल हो गई है। तो हम r की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r का स्क्वायर, r की जगह 2r का स्क्वायर, क्योंकि जो नया रेडियस है, या फिर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं पहले आपके लिए और इजी करने के लिए, r डैश का स्क्वायर, r डैश माने न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू ये रिलेशन लिख लीजिए, r डैश इज इक्वल टू 2r, मतलब जो नई रेजिस्टेंस है वो पुरानी सॉरी रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं हम, रेडियस, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, मतलब ये जो r डैश मतलब जो नई रेजिस्टेंस है वो रो l अपॉन पाई r स्क्वायर है, और ये r है क्या, कौन सी रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस। तो जो आपके पास नई रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस का डबल है, तो हम r डैश की जगह हम 2r लिखेंगे। तो आपके पास जो r डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी रो l अपॉन पाई r डैश की जगह 2r का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आपको ये मिलेगा r डैश इज इक्वल टू रो l अपॉन पाई, अब स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होता है, कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 4 लिख देते हैं और r को r नहीं, 2 का भी स्क्वायर r का भी स्क्वायर, तो पाई 4r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसे 4 को बाहर निकालें तो r डैश रो l, अब यहाँ पे पाई r स्क्वायर 1/4, मतलब ये जो 4 था इसे बाहर निकल लिया। अब देखिए पहले जो रेजिस्टेंस थी वो थी रो l अपॉन पाई r स्क्वायर, जो नई रेजिस्टेंस है वो कितनी है, रो l अपॉन पाई r स्क्वायर और 1/4, मतलब रिलेशन ये दिख रहा है हमें कि जो r डैश है वो r/4 है। क्यों? क्योंकि जो ये रो l अपॉन पाई r स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह मैं तो r लिख सकता हूँ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो अगर इसकी जगह r लिख दें तो आपको ये क्या दिख रहा है, r डैश इज इक्वल टू r/4, बुक में डायरेक्टली लिखा रहता है बट इतना वो गए नहीं होते हैं इस तरीके से लिखा हुआ, बट आपको पता चल रहा है ना, मतलब जो नई रेजिस्टेंस होगी वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस की 4 टाइम्स कम होगी। और ऑब्वियसली बात भी समझ आ रही है ना, क्या हमने बताया था जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो। जब हम डायमीटर डबल करते हैं तो एरिया 4 गुना बढ़ता है, कितना, 4 गुना, क्योंकि नीचे क्या है पाई r स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो जो नई रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस से 4 गुना कम है। आप लिख दोगे हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, लिख लेंगे द रेजिस्टेंस becomes 1/4 of original resistance। माने ये है कि जब आपका रेजिस्टेंस कहते हैं, जब वायर का डायमीटर d था तो रेजिस्टेंस अगर r थी, और अब जो नया डायमीटर है वो 2d है, मतलब पहले का डबल कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस है वो पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। नई रेजिस्टेंस पहले की रेजिस्टेंस से 4 गुना कम होगी, तो द रेजिस्टेंस चेंजेस और डिक्रीजेस बाय 1/4। ओके प्यारे बच्चों, तो यही था कंप्लीट ऑल इन ऑल रेजिस्टिविटी। कोई भी क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से आएगा गारंटीड, तो आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे से अच्छा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे
सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, और उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। और आज 1 दिसंबर है, तो इस मंथ में टारगेट सेट करो, उन टारगेट्स को अचीव करने में लग जाओ। जय श्री कृष्णा।